क्या आपने कभी सोचा है कि एक अपराध को साबित करने में सिर्फ कृत्य नहीं बल्कि आपकी मानसिक स्थिति का कितना बड़ा हाथ होता है। आइए जानते हैं कैसे आईपीसी की धारा 14 यह तय करती है कि क्या आपका कृत्य वाकई में आपकी मर्जी से हुआ या फिर किसी बाहरी दबाव का नतीजा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे न्यायपालिका स्वेच्छा के सिद्धांत को लागू करके न केवल अपराध को परिभाषित करती है बल्कि इंसानियत को भी न्याय के दायरे में लाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 14 की। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में पारित एक व्यापक कानूनी ग्रंथ है जो अपराध और दंड के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करता है। इस कोड में अपराधों की परिभाषा, दंडों का निर्धारण और अपराध सिद्ध करने के लिए आवश्यक तत्वों को विस्तार से समझाया गया है। इसी संदर्भ में धारा 14 का महत्वपूर्ण स्थान है। यह धारा अपराध सिद्धांत में स्वेच्छा की अवधारणा पर प्रकाश डालती है, जिसके अनुसार किसी भी कृत्य के आपराधिक दायित्व का निर्धारण तभी किया जा सकता है जब वह कृत्य व्यक्ति की स्वयं की मर्जी से किया गया हो। धारा 14 का मूल उद्देश्य स्वेच्छा और अपराधी तत्व। आईपीसी की धारा 14 का मूल उद्देश्य यह स्थापित करना है कि केवल वही कृत्य आपराधिक माना जाएगा जो व्यक्ति की स्वेच्छा से यानी कि बिना किसी बाहरी दबाव, गलती या अनिच्छा के किया गया हो। इस सिद्धांत के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अनजाने में या किसी बाहरी मजबूरी में कोई कृत्य करता है तो उसे उसी आधार पर अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। कानून में यह बात विशेष महत्व रखती है कि किसी भी अपराध में मनस्थिति, क्रियाशीलता दोनों का संयोजन होना आवश्यक है। धारा 14 इसी संयोजन में एक महत्वपूर्ण कारक स्वेच्छा को परिभाषित करती है। कानूनी व्याख्या। धारा 14 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि स्वेच्छा से किया गया कृत्य यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध को अंजाम देने के लिए अपनी मर्जी से कार्यवाही करता है तो उस पर कानूनी दायित्व लगेगा। अनिच्छा या मजबूरी में किया गया कृत्य यदि किसी व्यक्ति पर दबाव, भय या मानसिक अस्थिरता के कारण कोई कार्य किया जाता है तो वह कार्य स्वेच्छा के दायरे में नहीं आता और उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर विचार करके उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। धारा 14 के उपधाराएं एवं महत्व। धारा 14 में कई उपधाराएं हो सकती है जिन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। एक, उपधारा स्वेच्छा की परिभाषा। इस उपधारा में यह निर्धारित किया जाता है कि स्वेच्छा का मतलब केवल शारीरिक क्रिया नहीं है बल्कि मानसिक सहमति और आत्म संकल्पनाओं का भी समावेश है। सरल शब्दों में कहें तो कोई भी कृत्य तभी स्वेच्छा से माना जाएगा जब व्यक्ति ने स्वयं निर्णय लिया हो, किसी बाहरी बल या परिस्थितिजन्य दबाव के प्रभाव से मुक्त हो, व्यक्ति को उस कृत्य के परिणामों का पूर्वानुमान हो और वह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। दो, उपधारा अनिच्छा में कृत्य की मान्यता। इस धारा के अंतर्गत यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्थिति में मजबूरी या अनजाने में कार्य करता है तो उसे उसी आधार पर आपराधिक नहीं ठहराया जा सकता। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति को धमकी या जबरदस्ती में किसी अपराध को अंजाम देना पड़ता है, अगर व्यक्ति की मानसिक स्थिति अस्थिर होती है या वह उस समय अपनी कार्यवाही की पूर्ण समझ से परहित रहता है, इन स्थितियों में न्यायालय व्यक्ति की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करते हुए उसके कृत्य को अनिच्छा के अंतर्गत रखता है जिससे आपराधिक दायित्व से छूट मिलती है। तीन, उपधारा कृत्य के परिणाम और स्वेच्छा। यह उपधारा यह स्पष्ट करती है कि किसी भी कृत्य के आपराधिक परिणामों को तभी ध्यान में रखा जाएगा जब वह कृत्य पूरी तरह से स्वेच्छा से किया गया हो। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कृत्य करते समय स्वेच्छा का अभाव हो, चाहे वह गलती, बेपरवाही या अन्य किसी मानसिक असमर्थता के कारण हो, तो उसे उसी संदर्भ में दंड से बचाने का प्रावधान कानून में मौजूद है।
इससे न्याय सुनिश्चित होता है कि केवल सचेत एवं जानबूझकर किए गए अपराधों को ही दंड दिया जाएगा। स्वेच्छा के सिद्धांत का महत्व। न्यायिक दृष्टिकोण। न्यायपालिका ने बार बार यह कहा है कि किसी भी अपराध में स्वेच्छा का सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि न्याय में मानवता बनी रहे। यदि किसी व्यक्ति को अनजाने में या मजबूरी में अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे कठोर दंड से बचाया जा सके। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक। व्यक्ति की मानसिक स्थिति, परिस्थिति एवं भावनात्मक प्रभावों को ध्यान में रखकर न्याय किया जाए। उदाहरण एवं प्रभाव। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को धमकाकर अपराध करने के लिए मजबूर किया जाए। ऐसी स्थिति में धारा 14 के तहत यह देखा जाएगा कि क्या व्यक्ति का कृत्य स्वेच्छा से हुआ या नहीं। यदि न्यायालय पाता है कि व्यक्ति पर बाहरी दबाव था तो उसे अपराधी मानने की बजाय राहत प्रदान की जा सकती है। यह न केवल कानून की कठोरता को संतुलित करता है बल्कि समाज में न्याय की भावना को भी प्रबल करता है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। आईपीसी की धारा 14 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यह सुनिश्चित करना कि अपराध केवल स्वेच्छा से किए गए कृत्यों पर ही आधारित हो। स्वेच्छा की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं होता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाहरी दबाव का प्रभाव। यदि किसी व्यक्ति ने धमकी या मजबूरी में अपराध किया हो तो उसे धारा 14 के अनुसार किस श्रेणी में रखा जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनिच्छा में कृत्य। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के बिना किसी अपराध का दंड तय नहीं किया जा सकता? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मानसिक स्थिति। धारा 14 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाहरी दबाव में किए गए कृत्यों को अपराधी नहीं माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने किसी अपराध को अंजाम देते समय अपने निर्णय में असमर्थता या भ्रम के कारण कार्य किया हो तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनिच्छा में किया गया कार्य। धारा 14 में स्वेच्छा के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध का मनोवैज्ञानिक एवं और मानसिक तत्व। न्यायपालिका किस आधार पर यह निर्धारित करती है कि किसी कृत्य में स्वेच्छा का तत्व मौजूद है या नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्ति की मानसिक स्थिति एवं बाहरी दबाव के प्रभाव के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण धारा 14 के अंतर्गत अनिच्छा की स्थिति का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोच समझकर स्वेच्छा से अपराध करना। धारा 14 के अनुसार न्यायिक विवेक का क्या महत्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्ति की मनस्थिति, बाहरी परिस्थितियों एवं स्वेच्छा का संतुलित विश्लेषण करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 14 एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करता है कि केवल वही कृत्य आपराधिक माने जाएंगे जो व्यक्ति की स्वेच्छा से, जानबूझकर और पूर्ण समझ से किए गए हों। यह धारा न्याय प्रणाली में मनस्थिति के महत्व को रेखांकित करती है और ये स्थापित करती है कि बाहरी दबाव, अनिच्छा या मानसिक असमर्थता के कारण किए गए कृत्यों को अपराधी ठहराना न्याय संगत नहीं होगा। इस प्रकार धारा 14 न केवल अपराध सिद्धांत के मूल तत्वों में से एक है बल्कि यह मानव व्यवहार के जटिल पहलुओं को भी ध्यान में रखकर न्यायिक विवेक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह लेख हमें समझने में मदद करता है कि कानून में केवल क्रिया नहीं बल्कि उसके पीछे की मनोदशा और परिस्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी, ये जानकारी रोचक और ज्ञानपूर्ण लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।